Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Hope you are fine and fit and fighting the corona. I am Fazal Mahmood Bhatt, your English teacher. Today I am going to teach you the lesson how a client was saved by Mohandas Karamchand Gandhi. This lesson is actually a passage that has been taken from the Gandhi's autobiography, My Experiment with Truth. Here it goes. The reader by now will be quite familiar with Parsi Rustamji's name. कहते हैं कि रीडर जो पढ़ने वाला, चूंकि ये एक इक्तिबास लिया गया है बायोग्राफी से, इसलिए ये वहीं से शुरू हुआ है। तो यहाँ पे इसे कह रहा है कि रीडर, पढ़ने वाला, जिसने आगे भी पढ़ा है, तो इसलिए कह रहा है पढ़ने वाला अब ये जान चुका है रुस्तम जी, पारसी रुस्तम जी, ये रुस्तम जी जो कि एक पारसी इंसान है, उसके बारे में वो जान चुका है, ये अब उसको जानता है। He was one who became at once my client and co-worker. रुस्तम जी वो एक ऐसा इंसान था जो एक दफा मेरा क्लाइंट, मेरी असामी, एंड माई कोवर्कर, और मेरा साथी बन गया, मेरे साथ काम करने वाला बन गया। और perhaps it would be truer to say that he first became co-worker. कहते हैं कि शायद ये ज्यादा ही बेहतर होगा, ज्यादा ही सच होगा कि मैं ये कह दूं कि पहले वो मेरा साथी बन गया, मेरे साथ काम करने वाला बन गया, कोवर्कर बन गया, एंड देन क्लाइंट, उसके बाद वो मेरी असामी बन गई। I won his confidence to such an extent that he sought and followed advice also in private domestic matters. I won his confidence, मैंने उसका एतमाद जीता, to such extent, मैंने उसका एतमाद इतना जीता that he sought and followed my advice, कि वो मुझसे राय लेता है और मुझसे राय भी लेता है और मेरी राय के पीछे मेरी राय कायम भी करता है। एडवाइस आल्सो इन प्राइवेट डोमेस्टिक अफेयर, उसके जो घरेलू मामले होते हैं, डोमेस्टिक अफेयर्स होते हैं, घरेलू मामले होते हैं, उनमें भी वो मेरी राय लेता भी है और मेरी राय पे अमल भी करता है। Even when he was ill, he would seek my aid. Even when he was ill, कहते हैं कि जब वो बीमार भी था, उसने मेरी एडवाइस ली थी, यानी डॉक्टर की एडवाइस लिए बगैर उसने मेरी एडवाइस ली, मेरी इमदाद, यानी जो मैंने उसको दवाई बोली, जो मैंने इसको इमदाद बोली। And though there was much difference between our ways of living, हालांकि हमारी जिंदगी, हमारा रहन सहन जो है, हमारे रहन सहन में बहुत फर्क है। वेज ऑफ लिविंग यानी रहन सहन, हमारा रहन सहन अलग था, उसका रहन सहन अलग था, लेकिन उसके बाद भी जब वो बीमार था, उसने मुझसे इमदाद ली, मेरी एड ली। He did not hesitate to accept my quick treatment. He did not hesitate, कहते हैं कि वो इसमें हिचकिचाता, हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट, वो इसमें हिचकिचाता नहीं था कि वो मेरा क्विक ट्रीटमेंट, वो मेरा क्वैक ट्रीटमेंट बोलते हैं नीम हकीम का इलाज, क्वैक बोलते हैं नीम हकीम, यानी वो जो मेडिसिन के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता है, लेकिन ये ऐसा मालूम होता, ऐसा कहता है कि वो बहुत जानता है। तो कहते हैं कि वो बिल्कुल इसमें हिचकिचाहट महसूस नहीं कर रहा था कि वो मेरा जो नीम हकीम का ट्रीटमेंट था, नीम हकीम का इलाज था, उसको एक्सेप्ट करता था, उसको ले लेता था। Even when this friend once got into a very bad scrap, कहते हैं कि मेरा ये दोस्त, ये जो पारसी दोस्त, एक दिन ये एक बुरी तरह, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में, एक बहुत ही मुश्किल हालात में फंस गया। Though he kept me informed of most of his affairs, अगरचे वो मुझे अपने ज्यादातर मामलात के बारे में मुझे इतला फराम किया करता था, वो मुझे इतला देता था अपने मामलात के, अपने ज्यादातर मामलात में। He had studiously kept back one thing, लेकिन उसने मुझसे ध्यान से, उसने जानबूझ कर कह सकते हैं, या ध्यान से एक बात मुझसे छुपाई थी, that he was a large importer of goods from Bombay, कि वो बम्बई से वो एक इम्पोर्टर है, बाकी मुल्कों से सामान लाता है, बम्बई एंड कलकत्ता, एंड not infrequently he resorted to some, और कभी कभार, और ये नहीं बताया कि कभी कभार वो
स्मगलिंग करता है। स्मगलिंग का मतलब होता है कि चीजें लाना विदाउट पेइंग ए टैक्स, विदाउट पेइंग ए कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटीज के बगैर चीजें एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लाना। आम लैंग्वेज में हम उसे चोरी भी कह सकते हैं, लेकिन ये वो वाली चोरी नहीं होती। ये वो वाली चोरी होती जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क लाया जाता है, जिस पर या तो कस्टम ड्यूटी नहीं भरी जाती या कोई इलीगल चीज लाई जाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि ब्राउन शुगर है, जैसे हम कह सकते हैं चरस है, गांजा है, ये इन चीजों का या अफीन है, इन चीजों का इंपोर्ट करना जो कि कानून जुर्म है, तो ये भी स्मगलिंग में आते हैं। और जो चीज कानूनन इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना जुर्म नहीं है, बट विदाउट पेइंग इट्स ड्यूटीज, तो तब भी ये स्मगलिंग ही बन जाती है। हाँ, उसने मुझे ध्यान से या जानबूझकर एक बात छुपाई थी कि वो इंपोर्टर है, वो बाहर से बंबई और कलकत्ता के लिए चीजें लाता है। एंड नॉट इनफ्रीक्वेंटली ही रिजॉर्टेड, और कभी कभार, और ये भी नहीं बताया कि कभी कभार वो स्मगलिंग भी करता है। स्मगलिंग कभी कभार, हर टाइम तो नहीं करता था, लेकिन कभी कभार वो स्मगलिंग यानी इलीगली चीजें लाता था। But as he was on the best terms with the custom officials, no one was inclined to suspect him. चूंकि उसके कस्टम ऑफिशियल्स, के मुलाजमीन के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, no one was inclined to suspect him, इसलिए कोई इस बात के लिए कायल नहीं होता था कि वो उस पर शक करे, उस पर शुबा जाहिर करे। In charging duties, they used to take his invoice on trust. जब उसके चीजों पर वो कस्टम ड्यूटीज लगाते थे, तब उसकी फिरिस्त, यानी जो ये फिरिस्त, इसकी बड़ी अच्छी पहचान थी अफसरों के साथ, तो जो ये फिरिस्त उनको देता था, वो इस पर बिल्कुल, इनवॉइस कहते हैं फिरिस्त को, वो उस पर बिल्कुल भरोसा करते थे और उन चीजों को उनकी तलाशी लेने की जरूरत महसूस नहीं कर रहे थे। In charging duties, they used to take his invoice on trust. Some might even have connived at the smuggling. और कुछ लोग जो होते थे वो नजरअंदाज करते थे, यानी वो जानते थे कि ये कुछ चीजें स्मगल करता है, वो जानते थे कि कुछ चीजें गैर कानूनी तौर उनकी आमदरफ्त करता है, लेकिन वो ये बात खाते थे या इस बात को नजरअंदाज करते थे। So this was the first lecture about how a client was saved. In the next lecture, I will take these next few paragraphs. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.